लास्ट क्लास का याद है भाई? यस सर, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर आंसर कर दिए थे कंप्लीट हम्म। पूरा। हम्म। ठीक है, क्या होता है? सर वही वही सर, रेसिडेंस उनके इंडिविजुअल होना चाहिए, और हम्म। कंट्री का सर, और इंडिविजुअल होना चाहिए सर मतलब की, और 182 दिन सर रहना चाहिए सर कंट्री में सर, और हम्म। 60 दिन और 365 दिन का सर मतलब की 4 साल पीछे का रहना चाहिए सर इस कंट्री And में, है सर। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे या फिर दोनों में से कोई एक भी करे तो चलेगा? हेलो, नहीं सर दोनों होना चाहिए सर, 182 दिन भी होना चाहिए और 365 दिन भी होना चाहिए सर, तब होगा। कंफर्म? क्या सर? कंफर्म हो भाई? सर रेसिडेंट तो सर 182 दिन का है सर, रेसिडेंट तो 182 रेसिडेंट दिन में में हो जाएगा। रेसिडेंट में मैंने दो कंडीशन पढ़ाई थी ना, दो बेसिक पढ़ाई थी, दो एडिशनल कंडीशन पढ़ाई थी। तो मैं यस आपसे सर, यस पूछना सर। चाह रहा हूँ कि जो दोनों बेसिक कंडीशंस हैं वो दोनों फुलफिल करना जरूरी है, या फिर दोनों में से कोई एक भी फुलफिल करेगा तो वो रेसिडेंट हो जाएगा? तो दोनों होगा तो होगा सर। पक्का? यस सर पक्का। लास्ट क्लास पक्का समझ में आ गया था? ये लास्ट समझ गए थे। मनंजय क्या पढ़ाया था भाई? क्या मोनू सही बोल रहा है कि दोनों कंडीशन पूरा करना जरूरी है, या फिर दोनों में से कोई एक भी करेंगे तो चल जाएगा? अनम्यूट भाई, अनम्यूट। हेलो। हाँ हाँ मनंजय। हाँ, मैं ये बोला था कि 182 दिन अगर वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रहता है तो वो हम्म। रेसिडेंटल माना जाएगा, नहीं तो वो लास्ट 4 ईयर में तीन सौ हम्म। पैंसठ दिन पूरा होना चाहिए उसका, और फाइनेंशियल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन उसका पूरा होना चाहिए। मतलब दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी करे तो रेसिडेंट आपको दोनों में बनेगा? से एक कोई फुलफिल होकर मान जाएगा। हाँ। मोनू आपने कहीं नोट किया था? इवन जो मैंने पीडीएफ भी शेयर किया था, एक बार पीडीएफ भी चेक करना। यानी कि क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन हो ही नहीं रहा है। नहीं सर क्लास गुरमीत कुछ पॉइंट याद है भाई, या फिर जी सब सर। गायब है? सर पक्का? याद याद है तो तो। सर नहीं हम। सत्यम आई थिंक आप लास्ट क्लास में नहीं थे। नो सर, मिस हो गया था। बट रिकॉर्डिंग देख पीडीएफ ली? देखा सर, कुछ समझ में आया। सर मैंने वैसे आधी क्लास ही देखी थी आपकी। अच्छा, रिकॉर्डिंग देख ली थी सत्यम? रिकॉर्डेड आज प्रोवाइड हुआ है सर, इसलिए आज देखूंगा। अच्छा, ठीक है। कोई नहीं, आज कंसेप्ट थोड़ा अलग रहेगा उससे, रेसिडेंशियल स्टेटस से कहीं भी लिंकअप नहीं है उसका। एक बार वो जरूर देख लेना, जिससे हमें आइडेंटिफाई होता है, जो भी जिनका भी छूट गया था। गुरमीत आपकी भी हाफ क्लास छूट रह गई थी, तो एटलीस्ट इतना कंफर्म रहे कि अभी तक जो हमने बेसिक्स में पढ़ा है वो बेसिक्स हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। और बेसिक के बाद फिर हम नेक्स्ट अब कंटिन्यू करें धीरे धीरे, अब हम फॉर्म्स की ओर जाएंगे, क्योंकि आई थिंक बेसिक में आपको जितना लगभग एक्चुअल में चाहिए था वो आपको पता है। उसके बाद अब बेसिक में के बाद जब हम फॉर्म की ओर प्रोसीड करेंगे तो फॉर्म में कैसे कैसे क्या करना है वो आगे चीजें हम देखते जाएंगे। और साइड बाय साइड फिर हम फॉर्म्स कवर करते जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, जो भी है फॉर्म्स हम वो कवर करते जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले आज एक बार मुझे ये बता दो, इनकम टैक्स पे आईडी किसकी किसकी है? नहीं मेरी सर, है। मेरी नहीं। किसी की भी नहीं? मनंजय की है क्या? मनंजय ने हैंड रेस किया है। हाँ सर मेरी है सर। हाँ सर मेरी है। अच्छा, कितनी कितने लाख की इनकम डालते हो भाई? जोक्स अपार्ट, सॉरी सर। कितने लैक्स की इनकम दिखाते हो भाई? आवाज नहीं आ रही? सर हम दिखाए नहीं, भरे पूरी फिल किए ही नहीं, आईडी का है केवल मेरे पास, आईडी और अच्छा, पासवर्ड। आईडी है, ओके। मतलब एक तो ये मैं बस इसलिए पूछ रहा था, एक डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहा था कि सर आईडी है इसका मतलब ये नहीं कि हम इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। हम पहले जो हमने मैंडेटरी कंडीशन पढ़ी थी वो मैंडेटरी कंडीशन हमें याद आना चाहिए कि एक्चुअल में हमें इनकम टैक्स रिटर्न कब भरना है। याद है? सेक्शन 139(1) मैंडेटरी कंडीशन बताता है। कोई बता सकता है क्या है? कैसा? सेक्शन 139(1) पढ़ा था भाई एक, उसमें हमने मैंडेटरी कंडीशन देखा था कि हमें हाँ कब। सर। हम्म।
यस सर, 18 से 60 का रहेगा तो बेसिक 2.5 लाख का रहता है। 18 से 60 क्या भाई? मैंडेटरी वही नहीं बताया था सर। नहीं नहीं, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या कब भरना चाहिए मैंडेटरी? संजय ने बोला ना कि सर मेरे पास इनकम टैक्स का मेरे पास वो नहीं है, मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड है बट मेरे पास रिटर्न मैंने आज तक नहीं भरी है। ये तो बताया था सर, नॉर्मल सिटीजन सर अगर 18 से 60 के बीच में रहते हैं तो उसको 2.5 लाख का इनकम टैक्स भरा जाता है हम्म। नॉर्मल सिटीजन में। बेसिक बेसिक इंडक्शन लिमिट और एक्सपेंस के भी बेस पे मैंडेटरी हो जाता है, जैसे बिजली बिल मेरा 1 लाख के ऊपर है। ठीक है, पे किया मैंने। हाँ। ठीक है। और और आउट ऑफ कंट्री जब ट्रेवल्स कर रहे हैं उसमें अगर एक्सपेंस मेरा 2 लाख एबव आ जा रहा है तो ठीक है, मतलब एक तो सर बेसिक कंडीशन थी, दूसरा अगर बेसिक कंडीशन के बाद भी हमारे पास चीजें थी, मतलब अगर बेसिक कंडीशन ना भी सेटिस्फाई हो रही हो फिर भी हमें रिटर्न भरना पड़ता था, उसके लिए 3 अलग कंडीशन देखी थी, है नहीं? याद है जैसे सभी को? नॉर्मल सिटीजन। हाँ, यस सर। जी सर। नॉर्मल नॉर्मल सिटीजन। बेसिक, हाँ नॉर्मल यस सर। बेसिक कंडीशन की अगर हम बात करें सर, तो बेसिक कंडीशन ये बोलता है कि सेक्शन 139(1) में कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा हो रही है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, राइट? यस सर। हाँ, अगर वो केस है तो हमें रिटर्न फाइल करना राइट। मैंडेटरी हो जाता है, अदरवाइज हम और उसके कुछ प्रोविजो की हमने बात की थी कि इन केस अगर इनकम आपकी एक्सीड ना भी कर रहे फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। यस। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले पोर्टल पे ही चलते हैं। स्क्रीन विजुअल है सभी को? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। पोर्टल पे लौटने के बाद आपकी सबसे पहली स्क्रीन यही खुलेगी जिसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं, ठीक है? इनकम टैक्स का डैशबोर्ड है ये। इनकम टैक्स के डैशबोर्ड के बाद आप जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, प्रोफाइल क्रिएशन सभी को आता होगा आई एज्यूम। इन केस अगर नहीं आता है तो नॉर्मल जैसे प्रोफाइल क्रिएट होती है सेम मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पैन, इन सब से आप रजिस्टर कर सकते हैं। क्या वो भी दिखा दूं मैं कैसे रजिस्टर करते हैं? दिखा Yes, दीजिए sir. सर। दिखा दीजिए। इनकम टैक्स के लॉगिन पे जाना है। लॉगिन करते ही फर्स्ट आपका पोर्टल आएगा इनकम टैक्स का ही। किसी और ब्राउज़र पे से ओपन कर देता हूँ। क्या वॉइस की सभी को प्रॉब्लम है? नो सर, आवाज आ रहा है। आवाज आ रही है। ओके, स्थिति एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करना, इन केस अगर फिर भी इशू रहता है तो प्लीज लेट मी नो। ये स्क्रीन विजिबल है? जी सर। यस यस सर। सर, थैंक यू बात। इनकम टैक्स का पोर्टल जैसे ही आप नॉर्मल होम पेज है आपका ये इनकम टैक्स का होम पेज खोलने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन का ऊपर में अगर आप देखेंगे तो एक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, एक रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। लॉगिन करना हो आपके पास आईडी हो तो आप लॉगिन यहाँ से इजिली कर सकते हैं। अभी हम रजिस्टर पे जाते हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन हमें करना कैसे है। इंडिविजुअल हो या फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो, किसी भी पर्सन का, जो भी हमने पर्सन की डिफिनीशन पढ़ी थी ना, पर्सन में कौन कौन आ सकता है। इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी, एलएलपी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ट्रस्ट, एनजीओ, कोई भी आ सकता है।
पार्टनरशिप एलएलपी, है ना? यस और नो? Yes, sir. आपने आप में से किसी का मुझे पैन चाहिए होगा जो अभी रजिस्ट्रेशन जिनका ना हुआ हो, Yes, sir. मेरा स्पेल कर सकते हो, नो इशू। ALBPU हम्म। 3610 हम्म। J। टाइप कर रहे हैं आप लोग? भाई डेटा कॉन्फिडेंशियल है, सो मेन वाला है प्लीज क्या? कोई भी इस चीज को शेयर ना करे। ये सत्यम तक का ही है बस। तो सत्यम के आगे कोई भी, हम ये देखेंगे जैसे हमने पैन डाला, पैन डालने के बाद वैलिडेट का ऑप्शन आता है। वैलिडेट करने के बाद अगर आपका पैन नंबर सही है तो ही वो वैलिडेट करेगा। इनकेस अगर मैं पैन नंबर को मैं गलत करके देख लेता हूँ एक बार, इनकेस अगर वो वैलिडेट गलत होगा तो पैन नंबर वैलिडेट नहीं होगा। द पैन इंटर डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने एक डिजिट चेंज किया है। अगर ये कॉम्बिनेशन वहां पे एग्जिस्ट करता होगा पैन डेटाबेस में तभी वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो बता देगा पैन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। वैलिडेट करने के बाद आपको ये पूछता है प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर्ड एज इंडिविजुअल, क्योंकि ये इंडिविजुअल का टैक्स पैन नंबर है तो हम इंडिविजुअल पे यस करेंगे। आपका जो ये आप यहाँ पे जो स्टेटस चूज करेंगे ना, आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, अदर्स हो, जैसा भी, उस हिसाब से ये स्टेटस डिसाइड करता है। आपके ना पैन नंबर में भी बीच में मेंशन होता है कि आप एक्चुअल में है कौन। जैसे इसमें पी फॉर पर्सन लिखा हुआ है, AALBPU, आपका जो फोर्थ डिजिट ऑफ पैन कार्ड होता है, फोर्थ अल्फाबेट ऑफ पैन कार्ड, तो उससे ही पता लग जाता है कि एक्चुअल में आप कंपनी है, फर्म है, पर्सन है, इंडिविजुअल है, क्या है। ठीक है, Yes. कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू के बाद फिर आपकी सारी बेसिक डिटेल्स को पूछेगा। मैं अभी नॉर्मल ऐसे, सत्यम आपका फुल नेम क्या है? सत्यम कुमार उपाध्याय। चैट में डाल रहा हूँ सर पूरा। नहीं नहीं, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पूरा नेम नहीं डालूंगा, आप रजिस्ट्रेशन खुद से क्रिएट करना। मैं बस नॉर्मल शॉर्ट में लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अभी मैं इसमें एज्यूम कर लेता हूँ आपकी। 98 एज्यूम कर लेता हूँ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ में एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है। आपको ये देखना होगा कि नेम आ गया पैन में, जो पैन से लिंक जो नेम है, पैन से एसोसिएटेड, ठीक है, उसी के बेस पे जो डेट ऑफ बर्थ आ रही है वो, फिर आपका जेंडर जो है वो। ठीक। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट हो या रेसिडेंट? गुरमीत, क्या बात है भाई, जी ऐसा क्या सर। लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है? मैंने केवल एग्जांपल के लिए लिया है डेट ऑफ बर्थ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है भाई, कोई भी नोट ना करे कि सत्यम की डेट ऑफ बर्थ याद कर लो फिर उसको बर्थडे विश करना, ऐसा कुछ नहीं है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। सर इससे इसके भी बाद में है थोड़ा सर। नहीं, मैंने जस्ट एज्यूम किया भाई, जिससे वो ना हो, मैं डिक्लेयर कर देता हूँ बाद में फिर बर्थडे विशेष आने लगे कि हाँ सर ने तो बोला था आज ही बर्थडे है इसका, फिर पार्टी मांगने लगे लोग। सो ठीक है, इसके बाद आपको पैन जो आपने डिटेल दिया है, पैन के नेम, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और आपको अपना जेंडर चूज करके फिर रेसिडेंशियल स्टेटस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन केस अगर आप रेसिडेंट नहीं हो, नॉन रेजिडेंट हो, तो आपको पैन नहीं होगा आपके पास, विदाउट पैन आप रजिस्टर करोगे। और इन केस अगर आपके पास पैन है फिर भी आप एज अ नॉन रेजिडेंट रजिस्टर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो भी केसेस हो सकते हैं। जैसे मैं पहले यहाँ पे रहता था और मेरे पास पैन नंबर था, बट मैं परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो गया हूँ आउट ऑफ इंडिया, तो मेरे पास पैन है, बट मैं सिटीजनशिप मेरी कहीं और की है, तो माइट बी पॉसिबल आई एम नॉट रेजिडेंट फॉर इंडिया, राइट और रॉन्ग? क्योंकि हमारा स्टेटस तो हर साल चेंज होता रहता है। मैंने जो आपको लास्ट क्लास में रेसिडेंशियल स्टेटस सिखाया था, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको हर असेसमेंट ईयर के लिए अलग अलग चेक करना पड़ता है। हो सकता है असेसमेंट ईयर 22-23 में मैं रेसिडेंट हूँ और असेसमेंट ईयर 23-24 में मैं नॉन रेसिडेंट हो जाऊँ। इज इट पॉसिबल? यस यस सर। सर। पॉसिबल है ठीक सर। है। तो रेसिडेंट हम चूज करके कंटिन्यू करेंगे। नेम भी मिसमैच आएगा ना। भाई एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ में बतानी ही पड़ेगी।
31st October 2000. स्पेलिंग में इसमें मिसमैच कब आते हैं? DHA होगा, U हटेगा सर और DHA आएगा। YAY P सही हटा है। दीजिए, P हटा दीजिए सर, डबल डबल P पी नहीं नहीं होगा सर, रहेगा? सिंगल P। ओके, बाकी सही है। YAY, हाँ। ओके, यस सर। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक, आपको ये डालना पड़ेगा कि आपका मोबाइल नंबर सेल्फ से बिलोंग करता है या किसका, मतलब आप किसी और के बिहाफ पे भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हो कि मेरे सिस्टर का है, फ्रेंड का है, या फिर रिलेटिव का है, स्पाउस का है, पेरेंट का है, डॉटर का है। जिस हिसाब से आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बाकी मेल आईडी में आप रेफरेंस के लिए मैं भी जैसे अपनी मेल आईडी यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, जिससे आगे भी आप कंफर्म कर सकते हो। फिर आप एड्रेस डालने के बाद, जैसे ही एड्रेस कंप्लीट करने के बाद आप आगे कंटिन्यू करते हो, तो आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर और मेल आईडी दिया हुआ है, इस नंबर और मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे आपको एक ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी का वेरिफिकेशन ही लास्ट स्टेप होगा, उसके बाद आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा। यूजर आईडी आपकी जो होगी वो आपका पैन नंबर होगा, और पासवर्ड जो आपने इसके बाद, पास ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद, हाँ आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड सेट करने के बाद आप जब उसे सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा। यूजर आईडी में फिर हम लॉगिन के लिए एज अ पैन अपना यूज कर पाएंगे, और जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो पासवर्ड आपका, ये ऑलरेडी लॉगिन होगा, वो पासवर्ड आपका जो आपने पासवर्ड सेट किया होगा वो एज अ पासवर्ड में यूज हो जाएगा। सर यूजर समझ में आईडी आई हमारा बात? पैन नंबर होता है। हाँ जी, यूजर आईडी आपका पर पैन सर नंबर होगा। आपने सर आपने पहले बताया, अगर किसी के पास पैन नंबर ना हो फिर क्या, उस केस में क्या करें? उसके लिए नॉन रेजिडेंट का होगा ना, नॉन रेजिडेंट के थ्रू आप, क्योंकि अगर आप जब इसमें रजिस्टर करोगे तो आप बताते हो ना कि इसमें स्टार्टिंग में रजिस्टर करते समय जब आप पैन नंबर लोगे, मान लो आप इंडियन का इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हो, तो एज अ नॉन रेजिडेंट मान लो फाइल कर रहे हो, तो आपके बिहाफ पे जो भी रजिस्ट्रेशन लेके वो फाइल कर सकता है। इन केस में अगर आप खुद भी हो नॉन रेजिडेंट और फाइल करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे इनकम टैक्स में तो केवल आप एज अ इंडिविजुअल में अगर हम बात करें तो केवल पैन बेस पे ही आप रिटर्न फाइल करते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टैक्स पेयर में इंडिविजुअल में पैन ही बेसिस पे अलाउ किया गया है। जी। तो इंडिविजुअल के केस में तो ये से नॉर्मल हो सकता है, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, आपको अगर इंडियन इनकम देखिए, एक्चुअल में हमें मेन देखना ये पड़ेगा पैन आपको अटेन कब करना है। जब आप यहाँ के सिटीजनशिप ले रहे हैं, सिटीजनशिप के बाद भी आपको एज पर पैन के हिसाब से आपको पैन नहीं लेना पड़ता है। इनकम टैक्स के हिसाब से पैन तो आपको तब लेना पड़ेगा ना, जब आप कोई ना कोई पर्पज आप इंडिया में करने जा रहे हो, कोई ना कोई काम करने जा रहे हो, तब आपको पैन की रिक्वायरमेंट आती है। तो नॉन रेजिडेंट के केस में भी हम रिटर्न भर सकते हैं। समझ में आएगा? मतलब इंडिविजुअल जितने भी हैं हमारे जो रेजिडेंट हैं, उनके लिए तो हमें पैन नंबर तो मैंडेटरी है ही सर, उन्हें तो पैन देना ही देना है। अगर आप दूसरे नॉन रेजिडेंट पर्सन हो जो आप खुद से रिटर्न नहीं भर सकते, तो आपके बिहाफ पे कोई और पर्सन है सर, वो रिटर्न वो भरना चाहे तो वो रिटर्न भर सकता है। बाकी आपकी, क्योंकि रेजिडेंट आएगा तभी तो तो हम टैक्स लेंगे ना, रेजिडेंस सर के सर बेस पे फिर ही वो तो अपना टैक्स। पैन नंबर डालेगा? नहीं देखो, सर जो जैसे हमारे बिहाफ पे जैसे देखो, सर जैसे जो फॉर हमारे बिहाफ पे एग्जांपल, करेगा वो पैन नंबर डालेगा इसमें? मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे हमारे ना इनकम टैक्स एक्ट में एक चैप्टर है क्लबिंग करके, ठीक है, जी। जिसमें जो जैसे मान लो आपके पेरेंट जो हैं वो इंडिया के रहने वाले, और आप जी। बाहर से इनकम अर्न कर रहे हो, आप सिटीजन भी आप यहाँ के नहीं हो, आप बाहर के इंडिया के हो, ठीक है, मतलब आउट ऑफ कंट्री में आप सिटीजन आपने वहां की ले ली, अब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ के हिसाब से तो जाती नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट हो इंडिया के लिए। दूसरा, फिर जब आप कुछ ऐसी इनकम होगी जो आपने, उस चैप्टर के हिसाब से ये होता है कि कुछ ऐसी इनकम होगी जो आपके आपके हाथ में टैक्सेबल ना होकर के आपके पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है, नॉन रेजिडेंट स्टेटस के केस में भी। तो उस इनकम को आपके फादर डिक्लेयर करेंगे, ना कि आप डिक्लेयर करोगे। तो ठीक। उस केस में आपके फादर चाहेंगे तो आपके बिहाफ पे जो आपने इनकम, एक्चुअल में इनकम तो आपने अर्न करी, जैसे बेटिंग, एक एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ, एक बेटिंग की इनकम है, मान लीजिए आपने बेटिंग से इनकम अर्न करी, उस इनकम को क्लबिंग ऑफ इनकम ये बोलता है कि एक्चुअल में ये चाइल्ड जो है ये नॉन रेजिडेंट है, दूसरा
ये बच्चा है तो इनकी इनकम हम अज्यूम करते हैं कि आपके पेरेंट ने इनकम इनकी अर्न करी होगी, उसने खुद की मेहनत से ये इनकम अर्न नहीं करी, जी जी इस इनकम को इनके फादर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल में आप अगर देखोगे तो ये हो गया, बाकी इसके अलावा भी केसेस हो सकते हैं। स्पाउस वाली इनकम भी। हाँ, स्पाउस वाली इनकम भी हो सकती है बिल्कुल। हाँ इंडिया में भी इवन, ये तो नॉन रेजिडेंट का केस हमने लिया, इवन ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ इंडिया में भी आप अपनी इनकम को बचाने के लिए आप दूसरे के हाथ से सेल कराते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी मान लो स्पाउस के हाथ में, मैंने प्रॉपर्टी उसी के हाथ में परचेज करी, उसी के हाथ में सेल कर दी, बट देखा जाए तो बेनिफिशियल उस प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूँ, मैं भी तो उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ, और अल्टीमेट जो पैसा आएगा वो जी अकाउंट में हो सकता है हम दोनों यूज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं, और उस हमारी मेरी जो स्पाउस है, उस स्पाउस के हैंड में कोई भी और इनकम नहीं है, तो इनकम टैक्स बोलता है कि कहीं ना कहीं आपने केवल यूज किया है इनकम टैक्स के बेनिफिट्स का, तो हम उसकी इनकम को क्लब कर देंगे आपकी इनकम में। ठीक है, जी। जनरली जो टैक्स होता है बचाने आपका का तरीका है सर ये। भाई लेकिन हाँ चांसेस ये है ना कि कहीं ना कहीं से आपको इनकम टैक्स तो टैक्स देना ही पड़ता है, चाहे आप इस हाँ हैंड में दें, चाहे नॉर्मल अपने खुद के टैक्सेबिलिटी में दें या स्पाउस के टैक्सेबिलिटी में दें। ये वाली स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. yes sir, yes sir. तो इनकम टैक्स का जैसे हमने रजिस्ट्रेशन देखा कि रजिस्ट्रेशन हम करने के लिए सर नॉर्मल सा प्रोसीजर है, आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स ही हैं जो नॉर्मल डालनी पड़ती है, और उसमें ये कंफर्म करना पड़ता है कि हम रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट है, उसके बेस पे भी स्टेटस डिसाइड होकर के आगे चलता है। और हम आगे रजिस्टर कर लिए, रजिस्टर करने के बाद आपको पैन नंबर से ही लॉगिन करना पड़ेगा, सेम इसी लॉगिन पेज पे जहाँ पे हम यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे और आगे पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड के बाद हम लॉगिन कर सकते हैं। ये लॉगिन के बाद आपका ऐसा डैशबोर्ड खुलता है, इस डैशबोर्ड में मुझे जो अभी आपको दिखाना है वो ये है कि हम इनकम टैक्स की रिटर्न कहाँ से फाइल करते हैं। ई फाइल में आप जाएंगे, ई फाइल पे इनकम टैक्स रिटर्न्स का टैब है, इनकम टैक्स फॉर्म्स का टैब है, ई पे टैक्स का टैब है, और सबमिट टैक्स इवेजन का टैब है। हमारे लिए अभी जो काम का है वो इनकम टैक्स रिटर्न का है, जहां से हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं ई फाइल में जा करके, इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, जहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। असेसमेंट ईयर चूज करने के लिए बोला जाता है, करंट असेसमेंट ईयर मतलब अभी इस साल जो अभी अपडेटेड हमारा 24-25 असेसमेंट ईयर चल रहा है, उसके लिए अभी फॉर्म रिलीज नहीं हुए, इस वजह से आपको यहाँ पे फॉर्म दिखा, असेसमेंट ईयर ही नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये लास्ट असेसमेंट ईयर ही उठाएगा जिसको ये करंट मान रहे हैं, और इसके लिए भी डेट ऑलरेडी आपकी पास ऑन हो चुकी है। लास्ट लास्ट असेसमेंट ईयर की डेट क्या थी? तो 24 से 25 तक है इसके लिए। नहीं, सर असेसमेंट ईयर 22 July 23-24 last की। को. 22-23। हाँ, सर हाँ, इसकी किस फाइनेंशियल वाला ईयर था 22-23 बोलो, असेसमेंट ईयर 23-24। ये जुलाई लास्ट तक होगी सर, 31 जुलाई. 31 जुलाई, अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर फीस के साथ पे करना चाहे तो सितंबर तक. सितंबर नहीं, देखो एज पर सेक्शन ना 139(1) भी यहाँ भी लगता है, 139(1) आपको ड्यू डेट बताता है, ये वाली स्क्रीन दिख रही है, यस सर, दिख रही है. ये आपको ड्यू डेट बताता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल अगर आप हो या फिर आप एचयूएफ हो, ठीक, या फिर ऐसे पर्सन्स जिनकी टैक्स ऑडिट, पर्सन्स जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं होनी, पर्सन्स नॉट हैविंग टैक्स ऑडिट, ऐसे लिख सकते हैं, पर्सन्स नॉट हैविंग, या क्लियर आप ऑडिट लिख सकते हो, नॉट हैविंग ऑडिट, जिनका कोई भी ऑडिट नहीं होने वाला, चाहे वो टैक्स ऑडिट हो, चाहे वो कंपनी लॉ के थ्रू स्टैट ऑडिट हमारे होते हैं वो ऑडिट, उनकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 जुलाई, 31 जुलाई ऑफ। सर इनका कभी होता ही नहीं है टैक्स ऑडिट। भाई हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला जिनका नहीं हो रहा है, टैक्स ऑडिट की ना लिमिट होती है,
जी आपके टैक्स ऑडिट जो एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर, उसके उसके लिए लिमिट होती है। तो ये लास्ट लेके चलेंगे सर, 21 जुलाई है जो असेसमेंट ईयर। 31 जुलाई और फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा था अभी जो लास्ट भी था, या इसी का ही बात कर ले जो ऑलरेडी चल रहा है हमारा, 2023-24। सर टेस्ट हो रही है Yes. फाइनेंशियल ईयर इसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? 24, 24-25। 25. 24-25। तो यस सर। 24-25 में 31 जुलाई से पहले पहले, 31 जुलाई इज द लास्ट डेट जिस दिन आपको रिटर्न फाइल करनी। 31 जुलाई से पहले पहले आपको रिटर्न अपनी फाइल कर लेनी। ये नॉर्मल ड्यू डेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। 24 तो सर जुलाई में ना सर बता रहे हैं लास्ट ईयर। हाँ हाँ भाई, इसी साल की फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हो ना, असेसमेंट ईयर 24-25 हुआ। असेसमेंट ईयर 24-25 यानी सर अभी ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। असेसमेंट ईयर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ना। यस सर। हाँ, तो उस 24-25 में 31 जुलाई से पहले पहले आपको लास्ट ईयर की जो प्रीवियस ईयर की जो आपने, इसको प्रीवियस ईयर बोलो आप या फिर फाइनेंशियल ईयर बोल लो, प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं। असेसमेंट ईयर के हिसाब से तो प्रीवियस ईयर ही हुआ ना, हमने पढ़ा था असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है, यस सर याद है सर। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, इन केस अगर आप 31 जुलाई की डेट को मिस कर जाते हो, मतलब आप कब फाइल कर रहे हो, आफ्टर ड्यू डेट। यस सर। ये तो ड्यू डेट हो गई, ये हो गई ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यस सर। ठीक, अगर आप आफ्टर ड्यू डेट जाना चाहते हो तो आफ्टर ड्यू डेट के लिए आपके पास जो टाइम होता है वो 31 दिसंबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट। यहाँ पे जो वर्ड यूज है ना, ये रेलिवेंट असेसमेंट ईयर यूज है। मतलब कि एग्जांपल्स के थ्रू मैं चलता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी जो इनकम है वो 23-24 की है, ठीक। 23-24 मेरे लिए क्या है, करंट फाइनेंशियल ईयर। ईयर सर। फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज प्रीवियस जी यस जी। सर। ईयर। इनकम टैक्स के हिसाब से मेरा असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 24-25। 24-25। 24-25, ठीक। यस सर। इनकम टैक्स बोलता है कि सर आपके जो असेसमेंट ईयर है ना, इसी असेसमेंट ईयर में मैं 31 जुलाई तक ड्यू डेट पे भर सकता हूँ, राइट। यस सर। हाँ, मैं अभी वही सेम केस कंटिन्यू कर रहा हूँ जहां मैं इंडिविजुअल हूँ या एचयूएफ हूँ या फिर ऐसा पर्सन हूँ जिनका ऑडिट नहीं होना है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स की हम बात करते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स का ही ये केस आएगा इसमें। तो 31 जुलाई तक हम सर भर सकते हैं, ये मेरे लिए ड्यू डेट है लास्ट, ठीक। अब अगर मैं 31 जुलाई को किसी रीजन की वजह से मैं 31 जुलाई को सर नहीं वो कर पाता हूँ, ठीक है, तो मैं कब तक भर सकता हूँ। इनकम टैक्स बोलता है ये जो असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है ना, इसी असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक भर लेना। मतलब 31 दिसंबर 2024 तक आप फाइन के साथ, along with फाइन के साथ आप 31 दिसंबर तक भर लेना, जिसको जुलाई हम को सर बोलते ये हैं, फाइन फिक्स्ड होता है या फिर इनकम के साथ वैरी करता है? भाई ये फिक्स होता है। जो जुलाई को सर मतलब इसका पेमेंट नहीं कर पाया, जो दिसंबर तक समय रहता है ना सर। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ अभी उसके लिए भी बता रहा हूँ, जिसमें इनकम टैक्स में एक हमारा कंसेप्ट है जो जो अभी हमने यहाँ पढ़ा ना, 31 ऑन और बिफोर 31 जुलाई ड्यू डेट, 31 जुलाई तक, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिनल रिटर्न। यस सर। ओरिजिनल रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) आप ऐसे लिख सकते हो। अभी नीचे आपका वो डिफरेंशिएट करके आपको वो भी कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मतलब आप 31 दिसंबर 2024 तक सर, जो मेरा मैंने यहाँ वर्ड लिखा था एक रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, इस रेलिवेंट से ही बात आ गई। पहले ये रेलिवेंट असेसमेंट ईयर हमारा जो वर्ड लिखा था ना, इससे मीनिंग निकलता था कि मेरा असेसमेंट ईयर जो चल रहा है और जो मेरा फाइनेंशियल ईयर, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया, ये हो गई 31 मार्च 2024, ठीक। 23-24 ये मेरा हो गया फाइनेंशियल ईयर 23-24। सर अब यहाँ से मेरा असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा सर, यानी 1 अप्रैल से।
1 अप्रैल से जो मेरा असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा वो एंड होगा एक्चुअल में 31 मार्च को। यस और नो? Yes. पहले जो लिखा हुआ था वर्डिंग उसमें असेसमेंट ईयर जो डिफाइंड, मतलब अभी भी मेरे हिसाब से असेसमेंट ईयर अगर आप यूज करोगे तो नॉर्मली हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही काउंट करते हैं। तो पहले जो लिखा हुआ था यहाँ पे वर्डिंग वो 31 मार्च तक डिफाइन करता था कि अगर आपका 31 मार्च यानी रेलिवेंट असेसमेंट ईयर जो हम बोल रहे हैं वो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंड तक आप भर सकते थे, 31 मार्च तक आप भर सकते थे। बट इस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन को इन्होंने चेंज किया और यहाँ पे इंसर्ट किया कि रेलिवेंट असेसमेंट ईयर आपका ना 31/12/2024 तक ही होगा। हम अपने डेट में स्पेसिफिक इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारा असेसमेंट ईयर है 24-25 और फाइनेंशियल ईयर है 23-24। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 22-23 की बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 22-23 31 मार्च 23 को खत्म हुआ, तो मेरे लिए जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर होगा, क्योंकि आप केवल असेसमेंट ईयर की बात करोगे कि सर मेरे लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, तो असेसमेंट ईयर तो 24-25 पूरा होगा। बट मेरे लिए रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा सर होगा? 23-24 नहीं नहीं, ऊपर वाले केस की बात कर रहा हूँ भाई, नीचे वाले केस में तो असेसमेंट ईयर 23-24 ही होगा। ऊपर से 25 ठीक, 26 हाँ 23-24 अगर मेरा असेसमेंट, सर मेरा असेसमेंट ईयर तो 23-24 ही होगा पूरे में, अगर हम बात करें केवल नॉर्मल, अगर हम असेसमेंट ईयर की बात करते हैं। बट असेसमेंट ईयर से पहले जो ये एक वर्ड ऐड हो जा रहा है ना सर, रेलिवेंट, जिसको आप बोल रहे हो, वो रेलिवेंट का मतलब है वो कहाँ तक होगा, इसकी डेफिनेशन इन्होंने अमेंड करके बोला कि ये 31/12 तक ही रहेगा। और सर ये अमेंडमेंट कब हुआ था? भाई ये लास्ट आपका असेसमेंट ईयर से ही एप्लीकेबल है, लास्ट असेसमेंट ईयर जो आपका था उससे पहले से ही एप्लीकेबल है। लास्ट असेसमेंट ईयर आपका 23-24 था ना, 23-24 से तो ही सर पहले से ही 31, एप्लीकेबल। सर जो 31 दिसंबर के बाद भी ना करे तो? भाई फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये हम देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, अभी मैं उस पे भी ले जाऊंगा। उसके पास केवल 3 ऑप्शंस बचते हैं, 3 ही केसेस में वो भर सकता है, अदरवाइज वो भी एओ के ऊपर होगा, मतलब सामने जो आपका ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं, अगर उन्होंने अप्रूव किया तो आप भर पाओगे, अदरवाइज आप भर नहीं पाओगे, आप नहीं भर सकते। ठीक, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि सर नॉर्मल नॉर्मल केसेस में ओरिजिनल रिटर्न आपको समझ में आया। ओरिजिनल रिटर्न के बाद फिर मैंने आपको बोला कि आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या होना चाहिए। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हम हमेशा सर देखेंगे मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, मेरे फाइनेंशियल ईयर के बाद फिर मैं असेसमेंट ईयर को ढूंढूंगा, मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर पता चलते ही मैं उसकी ही 31 दिसंबर को ढूंढ लूंगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमने लिया था, एग्जाम्पल एक ये लिया हमने, दूसरा एग्जाम्पल हमने ये लिया। मेरे लिए असेसमेंट ईयर कहने के लिए सर 24-25 पूरा होगा, 23-24 पूरा होगा, बट उसमें से मेरे लिए रेलिवेंट पोर्शन कितना है, रेलिवेंट पोर्शन केवल 31 दिसंबर तक है सर। 31 दिसंबर तक अगर मैंने भर दिया तो इस ओके है, अदरवाइज मेरे पास 3 ऑप्शन और बचेंगे, उन 3 ऑप्शंस को अगर मैं भर पाया तो ठीक, अदरवाइज नहीं भर पाऊंगा, मैं रिटर्न ही नहीं भर सकता उस साल के लिए। ठीक, सर ये लेटेस्ट जो बताएं ये फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक मतलब को बताना सर। नहीं समझा नहीं भाई। सर ये क्या लिखे हैं रिलेटिव, हाँ रिविलेंट, हाँ हाँ रिलेवेंट हाँ, रिलेटेड, रेलिवेंट रेलिवेंट, ये फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक होता है 30 दिसंबर तक। हाँ हाँ 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर की अगर आप बात करोगे तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हमारा 31 मार्च को होता है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया आपको। देखो, जो हम जिस फाइनेंशियल ईयर की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो भी हम किसी असेसमेंट ईयर में फाइल कर रहे हैं, यस और नो? वो असेसमेंट ईयर भी तो सर एक फाइनेंशियल ईयर ही है। यस सर। इनकम टैक्स के हिसाब से हम उसे सर असेसमेंट ईयर बोल रहे हैं, लेकिन हमारा वो है तो फाइनेंशियल ईयर ही। 1/4/23 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 24 तक जाएगा। या फिर अगर हम जो हमारा करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है उसके हिसाब से देखें तो 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 25 तक जाएगा, यस और नो? तो मेरे लिए ये 3 मंथ जो लास्ट में है ना, ये मेरे लिए पोर्शन रेलिवेंट नहीं है। अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए मुझे लास्ट का 3 मंथ रेलिवेंट नहीं है, मेरे लिए केवल 31 दिसंबर ही लास्ट रेलिवेंट है बस, इसीलिए इसका नाम ही दिया गया रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। यस लास्ट। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से एग्जांपल लूँ। एक और बता दीजिएगा तो बताइए।
देखो मैंने ये बोला कि सपोज करो मोनू है, ठीक है, मोनू कौन है, मोनू इंडिविजुअल है, ठीक, मोनू, ठीक, इंडिविजुअल की ना इनकी इनकम टैक्स की रिटर्न की ड्यू डेट क्या है। अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं इनका टैक्स ऑडिट नहीं होना है, टैक्स ऑडिट की लिमिट होती है, जब आप टैक्स ऑडिट पढ़ोगे तब पता चलेगा। अभी हम ये समझ रहे हैं कि टैक्स ऑडिट सर इन पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो इनकी इनकम टैक्स की रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई यस सर। ऑफ असेसमेंट ईयर। जो भी इनका सर असेसमेंट ईयर पड़ेगा उसके हिसाब से हम 31 जुलाई को इनको उससे ऑनर बिफोर इन्हें भरना है, ऑनर बिफोर 31 जुलाई, ठीक है। ये है सर, अगर इन्हें जब रिटर्न भरनी है इसे हम बोलेंगे ओरिजिनल रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न सर अगर मान लीजिए हमारे एग्जांपल में ये जो मोनू का ना जो फाइनेंशियल ईयर हम मान रहे हैं वो मान रहे हैं 23-24, 23-24 की सर इनको इनकम दिखानी है, तो असेसमेंट ईयर मेरा जो होगा वो होगा 24-25, यस यानी जो मेरी ड्यू डेट है सर वो होगी 31 जुलाई 2024। ये तो हो गई मेरी ओरिजिनल रिटर्न की ड्यू डेट, यस ठीक। फिर मैंने बोला कि मोनू ने क्या करा ना, मोनू ने ड्यू डेट मिस कर दी, लेट हो गए, मोनू लेट हो गए, तो मोनू लास्ट जो फाइल कर सकते हैं ना रिटर्न वो 31 दिसंबर 2024, जिसको मैंने नाम दिया रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के नाम से, ठीक। मैंने ये बोला इनके मोनू के लिए रेलिवेंट असेसमेंट ईयर जो है ना वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इनके लिए रेलिवेंट असेसमेंट ईयर 31/12 तक ही है। एक्चुअल में जब आप असेसमेंट ईयर की बात करते हो, असेसमेंट ईयर हो फाइनेंशियल ईयर हो, सॉरी असेसमेंट ईयर हो प्रीवियस ईयर हो, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों ही सर मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर है, यस और नो। ये सर। 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और सर 31 मार्च तक जाते हैं। क्या सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर। ठीक, मेरे लिए सर चाहे आप प्रीवियस ईयर की बात करो चाहे असेसमेंट ईयर की बात करो वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है। जिन जिन कंट्रीज में कैलेंडर ईयर फॉलो होता है सर वो बात अलग है, बट नॉर्मली जो हम बात करते हैं उसमें मेरा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है। अब अगर मेरे हिसाब मोनू को जो टाइम मिलना चाहिए था सर वो 31 दिसंबर 2025 तक का मिलना चाहिए था। अगर यहाँ पे केवल असेसमेंट ईयर लिखा होता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, अगर यहाँ पे केवल असेसमेंट ईयर लिखा होता तो मुझे मेरा असेसमेंट ईयर एंड कब हो रहा है भाई, 31 मार्च 25 को एंड होगा, 24-25 का असेसमेंट ईयर कब एंड होगा, 25 में सर, 21 मार्च 21 मार्च 31 मार्च 25। तो इनकम टैक्स अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर अगर के हिसाब से अगर यहाँ पे लिख दिया जाता है केवल 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पे तो 31 मार्च को खत्म होना चाहिए था ये, यस और नो। यस सर। बट क्योंकि इन्होंने टाइम इन्हें जो देना था वो 31 दिसंबर तक देना था, इस वजह से यहाँ पे वर्ड रेलिवेंट ऐड किया गया, ठीक। अगर नॉर्मली हम बात करें तो सर मेरे लिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों ही फाइनेंशियल ईयर होते हैं। आप यहाँ से ऐसे याद रखो नॉर्मली कि सर अगर मैं किसी भी ईयर को देखता हूँ तो हर ईयर मेरे लिए एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, और कैलेंडर ईयर तो छोड़ दीजिए क्योंकि इनकम टैक्स हम असेसमेंट ईयर के बेस पे पढ़ते हैं, तो चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे असेसमेंट ईयर, दोनों ही मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर है। अब मुझे जब ड्यू डेट किसी की निकालनी होगी देखनी होगी तो वो मैं असेसमेंट ईयर के हिसाब से देखूंगा कि पहले उसका असेसमेंट ईयर क्या बढ़ रहा है और वो किस प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल करना चाह रहा है। हमारे केस में मोनू के लिए फाइनेंशियल ईयर है 23-24, यानी कि ये मेरे लिए सर प्रीवियस ईयर हो गया, और मोनू के लिए असेसमेंट ईयर हो गया 24-25, ठीक। 31 जुलाई 2024 तक वो चाहता तो नॉर्मली रिटर्न फाइल कर सकता है, बट इन केस मोनू को अगर रिटर्न अपनी लेट फाइल करनी है तो वो लेट तक 31 दिसंबर 2024 तक ही फाइल कर सकता है सर। उसके बाद उसे 3 ऑप्शन है जो दिए जाएंगे वो हम देख लेंगे क्या है, अदरवाइज वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए।
क्या समझ में आया या फिर कोई और एग्जांपल लेने की नीड है? नहीं सर, समझ गए सर, चलिए। सभी लोग यस सर। यस सर। आगे बढ़े। ओके सर। Yes, sir. इसी को हम बोलते हैं, अभी मैं बाइफरकेट करके लिखता जाता हूँ साथ साथ, इसी को हम बोलते हैं एक होता है ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, अभी जो हम पढ़ रहे थे ओरिजिनल रिटर्न सर, ये हमेशा कब होगी? ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अभी हम इंडिविजुअल के केस की बात कर रहे थे, इंडिविजुअल के केस में सर जिनका इंडिविजुअल या एचयूएफ की बात कर रहे हैं हम, तो उनके केस में क्या होगा? उनके लिए जो ड्यू डेट है सर वो है 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट। ठीक, इसके बाद फिर मैंने आपको जो बिलेटेड रिटर्न के लिए बोला सर, ये आफ्टर ड्यू डेट होगा, बट बिफोर एंड ऑफ फॉर एग्जाम्पल, मतलब इस केस में सर ये मैक्सिमम जो जाएगा वो 31 दिसंबर 31 दिसंबर और ठीक। एग्जाम्पल आप चाहो तो दोनों के केस में रिफर कर सकते हो। बात समझ में आई? मैंने आपको बस ये बोला लॉ के लैंग्वेज में कि अगर मुझे ओरिजिनल रिटर्न कोई बोलता है कि सर मुझे ओरिजिनल रिटर्न भरनी है, यानी सेक्शन 139(1) में बोलेगा वो, 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1960। ठीक, और अगर मुझे वो सर बोलेगा बिलेटेड रिटर्न भरनी है मुझे, तो वो हो जाएगी 139(4) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1960। ठीक, एक और आता है जिसको हम बोलते हैं रिवाइज, 139(5) ऑफ IT एक्ट 1960। ठीक, यहाँ तक समझ में आया तो लास्ट वाला भी बता दूं। यस सर। एवरीवन यस और नो? यस सर, आगे बोलो। Yes, sir. अगर प्लीज पॉसिबल हो तो प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन कर लो अपना, अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज इससे ये लगता है ना कि हम कनेक्शन में हैं। इनको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो नो। देखो, अभी मैंने आपको बोला ओरिजिनल रिटर्न हो गए, ओरिजिनल रिटर्न के बाद फिर हमने बिलेटेड रिटर्न के लिए देख लिया कि सर मैक्सिमम हम बिलेटेड रिटर्न जो कर सकते हैं वो 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिवाइज का मतलब समझ में आता है? रिवाइज किसे बोलते हैं? सर याद करो। याद कर, जो बिल्कुल। जो वापस पुराने वाले को वापस से यस देखना सर, याद उसको करो। रिवाइज। रिवाइज करना सर, अगर नॉर्मली हम बोलते हैं, आप भी बार बार बोलते हो कि कंसेप्ट को रिवाइज करते रहना, रिवाइज करते रहना। रिवाइज करते रहने का मतलब याद करना, भूल नहीं जाना या चाहिए। फिर हाँ, एक तो ये सेंस हो गया कि सर याद करना। दूसरा सेंस क्या लगा सकते हो आप कि पुराना डेटा जो हमने फाइल किया हुआ है उसको चेक करना, है ना? यस। पुराना डेटा ही तो आप पढ़ते हो। रिवाइज करने का मतलब सर कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ है पहले से, उसी को हम रिवाइज कर यस। रहे हैं। इनकम टैक्स की लैंग्वेज में रिवाइज का मतलब होता है, इनकम टैक्स की लैंग्वेज में रिवाइज का मतलब होता है कि आपने जो डेटा पहले फाइल कर दिया, आपने डेटा फाइल कर दिया ना ITR के थ्रू, ठीक? यस।
उस आईटीआर को अब आप चाहते हो ये आईटीआर दोबारा से रिवाइज कर दिया। मतलब जो सर इसमें मैंने डेटा दिया है, जो इस आईटीआर में मैंने डेटा फाइल कर दिया है, सपोज कर लो डेट मैं इसमें एज्यूम कर लेता हूँ 29 जुलाई 2024। 29 जुलाई 2024 को मोनू ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर दी। ठीक, इनकम टैक्स रिटर्न फिल करने के बाद आपको वेरीफाई वगैरह करना पड़ता है, जिससे आगे रिटर्न प्रोसेस में जाती है। वो एक प्रोसीजर का पार्ट है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न मोनू ने फाइल कर दी। फाइल करने के बाद मोनू को ध्यान आता है कि इन्होंने ना एक इनकम है जो डिस्क्लोज नहीं की। मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था, अभी भी बताया होगा कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो केवल डिस्क्लोजर होता है। ठीक, ये तो इट इज बता। नॉट मैंडेट, हाँ मैंडेटरी अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ओके है, अदरवाइज अगर आप खुद से चाहो तो 1 रुपए के लिए भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक, वॉलंटरी बेसिस पे। और जिसमें हमें Yes, अगर sir. इनकम के हेड्स में अलग अलग हेड्स में डिस्क्लोजर देना पड़ता है। भाई कौन 6 हेड्स होते हैं ना टोटल? यस सर, 5 है। सर 5 होते 5। हैं। यस सर। ठीक, सर 5 हेड्स होते हैं। 5 हेड्स में अलग अलग आपको टोटल इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है कि इस इनकम में इतना है, इस हेड में इतना है। अब मान लो मोनू जब आईटीआर फाइल कर रहे थे, 29 तारीख को फाइल कर रहे थे, उस टाइम पे मोनू ने कुछ इनकम है जिसमें मान लो मैं अज्यूम कर लेता हूँ अदर सोर्सेज में इनकी कोई इनकम थी जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं करी। अब वो इनकम इनको डिस्क्लोज करना है। पहले आप ये समझो कि इस डिस्क्लोजर से इम्पैक्ट क्या आएगा। सपोज कर लेते हैं उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी उस समय इनका जो ग्रॉस टोटल इनकम था वो 4,90,000 था, 4.90 लाख। इस पे 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लग रहा था। देख लेंगे किस वजह से नहीं लग रहा था। 12,500 तक के आपके रिबेट का एक कंसेप्ट होता है, उसके वजह से इनको टैक्स छूट मिल रही थी। बट अगर जो इन्होंने इनकम जो डिस्क्लोज नहीं की, वो मान लीजिए 25,000 रुपए की एक इनकम थी जो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। और हमने देखा है सर, आपने जो बताया 4.9 लाख, ये आईटीआर में ऑलरेडी, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ, ओरिजिनल आईटीआर में गया होगा ये। यस सर, डेट से पहले गया। ओरिजिनल में गया होगा या फिर हो सकता है सर लेकिन हमारे एग्जांपल के हिसाब से तो ओरिजिनल पे अभी हम रहते हैं। बिलेटेड में भी जा सकता है, बट अभी हम ओरिजिनल पे रहते हैं। कि सर आपने 29 जुलाई लिया है, यानी कि 29 जुलाई का मतलब ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल हुई है रिटर्न। ठीक, सर 4.90 का डेटा जो गया है वो इनका टोटल इनकम थी। अब इसमें अगर आप ये 25,000 को ऐड कर दोगे तो इनकी जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 5.15 लाख। कहने का मतलब है आपका कुछ ना कुछ इनकम की वजह से एडिशन हो रहा है। 25,000 की इनकम डिस्क्लोज करना भूल गए, प्लस 80D एक सर्टिफिकेशन होता है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट लेते हो आप। हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको लेना चाहिए था मोनू को, जिसमें इनका 20,000 रुपए का क्लेम बन रहा था। वो क्लेम भी ये डालना भूल गए। ये एज अ डिडक्शन में मिलता है, मतलब आपकी इनकम में से ये छूट हो जाती है आपको। तो ये भी डालना ये भूल गए थे, तो हम माइनस कर देते हैं 20,000 रुपीज। मतलब सर कहीं ना कहीं मेरा जो नेट इम्पैक्ट आ रहा था वो नेट इम्पैक्ट आता 0.5 का, 0.05 का। Yes, sir. सिंपल आप इसे 5,000 भी लिख सकते हो। सर मेरा जो नेट में इम्पैक्ट आता वो 5,000 का आता। 4,90,000 की मेरी सैलरी थी, मतलब टोटल इनकम थी 4,90,000 की। अब मुझे इनकम टैक्स का डेटा रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि उसमें रिवाइज में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी इनकम बढ़ा रहा हूँ 25,000 रुपए से, और साथ में मैं हेल्थ इंश्योरेंस का एक बेनिफिट भी लेना चाह रहा हूँ। 20,000 रुपए का मैंने इंश्योरेंस किया हुआ, जिसको मुझे 80D में डिडक्शन में वो अलाउड होता है सर, वो लेना चाहता हूँ। तो नेट इफेक्ट जो आएगा 25,000 माइनस 20,000 में माइनस कर दूंगा तो 5,000 रुपए से मेरी इनकम सर बढ़ेगी। यस और नो? यस सर। Yes, sir. सर हमने ये देखा कि इनकम, एक साइड में मैं इनकम बढ़ा रहा हूँ, दूसरी साइड में मैं एक्सपेंस भी ले रहा हूँ, मतलब डिडक्शन ले रहा हूँ। तो दोनों ही चीजों के लिए, चाहे वो केवल केवल इनकम को बढ़ाना हो
ठीक, या इनकम को इवन घटाना हो, जो आपने इनकम दिखाई थी उसको आप घटाना चाह रहे हो, गलत इनकम डाल दी थी, कोई डिडक्शन को बढ़ाना हो, या किसी डिडक्शन को सर घटाना हो, मे भी आपने गलत डिडक्शन क्लेम कर ली। इन चारों चीजों के लिए ये नॉर्मल, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह इनकम की हम बात नहीं कर रहे, ये हम नॉर्मल आईटीआर की बात कर रहे हैं। मान लो आईटीआर 1 भरा था मोनू ने, क्योंकि बिजनेस में और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें देखनी होती है। आईटीआर 1 में नॉर्मल इन चारों में से कोई भी चीज अगर आपने की हो, उससे रिलेटेड अगर आपको चेंज करना है तो सर मुझे डेटा को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्टल पे तो 4.90 गया हुआ है सर, और मुझे एक्चुअल में लेकर के जाना है 4.95, जिसमें मुझे 25,000 रुपये बढ़ाने और 20,000 रुपये घटाने हैं। उसके लिए मुझे इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। सेक्शन 139(5) आपको रिवाइज करने के लिए अलाउ करता है। बेसिकली ये सर एक एडिटेड वर्जन हो सकता है, किसमें एडिट कर सकते हैं अगर रिटर्न में। हाँ मतलब एडिट आप इन द सेंस कैसे समझोगे एडिट? मैं ये बोलूँ कि मैंने आपसे सभी लोगों से एक डिक्लेरेशन मांगा, ठीक है, एक फॉर्म पे, वो फॉर्म आपने सबमिट कर दिया। अब उस फॉर्म में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई, तो आपको एडिट के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं दिया जा रहा, आपको बोला जा रहा है सेम फॉर्म फिर से डाउनलोड करो, उसमें जिस हेड में दिक्कत थी वहां पे चेंजेस करो और उसी फॉर्म को फिर से सबमिट करो। मतलब पूरा प्रोसीजर फिर से फॉलो करना पड़ेगा आपको, जितना आपने प्रोसीजर किया था अभी तक, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का, सबमिट करने का, सबमिट करने के बाद वेरीफाई करने का एक होता है ऑप्शन, वेरीफाई करना पड़ता है मैंडेटरी, वो वेरीफाई करने का सारा प्रोसीजर आपको फिर से भरना पड़ेगा, जिससे मैं ये फिर मान लूंगा कि आपकी ना जो एक्चुअल में इनकम थी वो 4.95 ही थी, मैं पुराने वाले को इग्नोर कर दूंगा। ठीक, जैसे आपने एक डिक्लेरेशन के लिए मुझे फॉर्म दिया, इस डिक्लेरेशन फॉर्म में आपने सो एंड सो सारा डिटेल और सब कुछ भर के दे दिया मुझे, मैंने इसको एक्सेप्ट किया, अभी ये प्रोसेसिंग में जा चुकी है, आपने अपने साइड से वेरीफाई करना मतलब आपने अपने साइड से साइन करके मुझे दे दिया। ठीक, इनकम टैक्स में समझना, ये आपकी ओरिजिनल रिटर्न हो गई। अब इसी को बोल रहे हो कि सर ना उसमें जो मैंने डेट ऑफ बर्थ मेंशन की है वो डेट ऑफ बर्थ मेरी गलत हो गई। मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल फॉर्म है, इनकम टैक्स की लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया ये 4 चीजें हो गई नॉर्मल, कि सर ये 4 चीजों से रिलेटेड मुझे कुछ चेंज करना था। अब आप फिर से ही आपने आईटीआर 1 भरा था ना, आईटीआर 1 भरो आप दोबारा से, जिसमें आप सेक्शन जो चूज करोगे वो सेक्शन चूज करोगे 139(5). पहले हमने 139(1) में या 139(4) में भरा होगा, दोनों में से किसी में भी भर सकते हैं। ठीक, यस सर। 139(1) या फिर 4, दोनों में से किसी से भी हमने भरा हो। अब मुझे रिवाइज करने के लिए क्या भरना है, 139(5) में भरना है, सेम फॉर्म सेम होगा, ये तो होगा सेक्शन। ठीक, दूसरा बात है कि सर फॉर्म कौन सा होगा, सर फॉर्म पहले अगर आईटीआर 1 था अभी भी आईटीआर 1 ही होगा, जब तक एओ नहीं चाहेगा सामने से आप फॉर्म में चेंजेस नहीं कर सकते, फॉर्म सेम होगा। फॉर्म सेम होगा, फॉर्म के अंदर की जितनी हेड्स आते हैं ना, अलग अलग 5 हेड्स की इनकम आती है, इन 5 हेड्स की इनकम को बढ़ाना है, मतलब सर इनकम को इंक्रीज करना है या इनकम को माइनस करना है, फिर इससे रिलेटेड सर जो मुझे डिडक्शन मिलती है उस डिडक्शन को बढ़ाना है या डिडक्शन को घटाना है। ये चारों चेंजेस अगर मुझे करने हैं तो इन चारों चेंजेस करने के लिए मैं एक नया रिवाइज फॉर्म डाल सकता हूं। ठीक, जिसको हम बोलेंगे रिवीजन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, रिवीजन ऑफ आईटीआर, रिवीजन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5). आपके माइंड में आना चाहिए सर आपने अगर रिवीजन का ऑप्शन दिया है तो क्या इस रिवीजन को मैं कभी भी कर सकता हूं? भाई समझ में आया तो मैं डाउट जो पूछ रहा हूँ वो भी क्लिक होना चाहिए। सर एक और डाउट आया, हम्म, जैसे आईटीआर 1 मैंने भरा और इन द सेंस मैंने मान लीजिए कि मैंने भरा कुछ दिन पहले और मुझे सडन याद आया कि
कोई कैपिटल गेन मेरा छूट गया, जिससे भरना ही आपका छूट फॉर्म गया। ही चेंज हो गया। यस सर। तो ठीक है, तो उस केस में आपको एओ से परमिशन लेनी पड़ती है। सर किससे? एओ से, एओ भाई, असेसिंग ऑफिसर। अगर आप ITR 2 ऑलरेडी अगर उसमें उठा करके सबमिट कर दोगे, तो आप खुद सोचो कि आप ऑलरेडी आपने पहले ITR 1 भरा था, ठीक। और दूसरी चीज कि कैप ITR 1 आपने पहले पहले ये केस अज्यूम कर लेते हैं, ITR 1 आपने भरा हुआ था। उस ITR 1 भरने के बाद अब आप बोल रहे हो कि सर ये ना गलती से मेरा ये वाला फॉर्म चला गया, मुझे ITR 2 भरना चाहिए था। तो ITR 2 जब भी आप भरोगे तो आप उसे एज अ ओरिजिनल रिटर्न तो नहीं भर पाओगे, हम्म, क्योंकि ओरिजिनल रिटर्न के नाम पे तो आपका ITR 1 जा चुका है ऑलरेडी। और जब आप रिवाइज यस। करने जाओगे तो रिवाइज में आपको फॉर्म चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा, हम्म, ठीक। इस केस के लिए क्या करना होता है, एओ से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। एओ से अप्रूवल में क्या होता है कि आपको फॉर्म अपलोड करके सेम आपको ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे आपने ऑनलाइन मान लो ITR 1 भर दिया, तो ऑफलाइन फॉर्म आप डाउनलोड करो और ITR का उसमें, और ITR में ITR 2 आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। कि ऑनलाइन आपने फिल कर दिया, ऑनलाइन जब आप जैसे ही भरने जाओगे एक बार डेटा फिल्ड हो जाता है, पोर्टल के ग्लिच की वजह से आपका वो फॉर्म दोबारा से उठा रहा है, तो वो एक इशू हो सकता है। अदरवाइज आपका वो दोबारा से सेम फॉर्म के लिए आपको रिवाइज करने देगा, कोई अदर फॉर्म को आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आपने ओरिजिनल रिटर्न जो भरी है, आप उसी का कंटेंट तो रिवाइज कर पाओगे। आपने इनकम टैक्स की क्लास ली हो और इनकम टैक्स के अलावा आप GST का डाउट पूछो, तो वो एक दूसरा मैटर हो गया ना, फॉर्म और सब्जेक्ट ही चेंज हो गया, है कि नहीं। उसमें अगर इनकम टैक्स एओ अगर आपको अलाउ कर देता है सामने से, तो आप भर सकते हो, अदरवाइज नहीं भर सकते। तो ये वाला हेड किसको बता दिए मतलब? ये चेंज वाला है सर। हम्म हम्म। सर हम जैसे उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, मतलब हम अपनी ITR में चेंज कर रहे हैं, तो वो कब तक कर सकते हैं? मैं वही बता रहा था भाई। मोनू, इससे रिलेटेड और क्या डाउट था आपका? तो ये डॉक्टर ने तो बताया नहीं कि पास रिवाइज चाहिए तो हम्म 4 लाख को बता चाहिए। हम्म। नहीं, डिवाइस के लिए क्या बताऊं? तो रिवाइज मतलब बताना क्या है तो नहीं, मैं वही आपका डाउट क्या है, मैं डाउट नहीं समझा मैंने। रिवाइज तो बताया तो देखो, रिवाइज भाई, सिंपल रिवाइज का मतलब मैंने ये बताया कि आपने मान लो आप एक फॉर्म भर रहे थे, ITR 1 आपने भरा। ITR 1 में हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया था, जो आपका एग्जांपल लिया कि 4.9 लाख की आपने इनकम दिखा करके भर दिया, ठीक। अब आप बोल रहे हो सर मेरा ना 25,000 की एक इनकम है जो कि अदर सोर्सेज में जानी थी ITR 1 में, वो मैं दिखाना भूल गया, ठीक। तो आप सेम फॉर्म में ही चेंज करना चाहते हो। सेम फॉर्म में जब आप चेंज करने जाओगे तो 25,000 रुपये आप ऐड करोगे, और आप बोल रहे हो साथ साथ ना मुझे सर 20,000 रुपये का एक इंश्योरेंस क्लेम है, वो भी लेना था, हेल्थ इंश्योरेंस अलाउ होता है डिडक्शन में। तो आपने 25,000 रुपये इनकम बढ़ाया और डिडक्शन को कम भी किया, नेट इफेक्ट में हम देखें तो 5,000 रुपये से आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो। 4.90 थी ना आपने जो पहली ITR सबमिट करी थी, दूसरी ITR जब आप सबमिट करना चाह रहे हो तो उसमें आप बोल रहे हो सर मेरी 4.95 की इनकम हो जाएगी, 5,000 रुपये में इनकम बढ़ा दूंगा। उसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया, अगर आपको इनकम बढ़ाने का है, या फिर मैंने इसलिए 4 पॉइंट लिखे, इन चारों में से कोई काम करना हो, इनकम बढ़ाना हो, इनकम घटाना हो, डिडक्शन बढ़ाना हो या डिडक्शन घटाना हो, तो उस केस में आप रिटर्न्स को रिवाइज के थ्रू ही कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी डेटा तो जा चुका है। जिसका डेटा ही नहीं किया, फर्स्ट टाइम डेटा जाएगा, तो फिर वो तो ओरिजिनल या बिलेटेड का ऑप्शन चूज करेगा ना, वो रिवाइज में क्यों जाएगा? रिवाइज के लिए ओरिजिनल या बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड होनी चाहिए, यस और नो? यस सर। मस्ट बी। ये दोनों में से कोई ना कोई रिटर्न तो फाइल होनी चाहिए। अब गुरमीत ने पूछा सर इसकी लास्ट डेट क्या होगी। आई थिंक गुरमीत को खुद से ये आइडिया लग जाना चाहिए। कोई और बता सकता है मुझे लास्ट डेट इसकी क्या होनी चाहिए? सर 31 दिसंबर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर नहीं, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट 31 मार्च। पक्का? 31 मार्च। यस सर। क्योंकि बिलेटेड तो हमारा लास्ट वही 31 दिसंबर तक है, उसके बाद ही रिवाइज हो सकता है। अभी हम 31 मार्च, अगर आप बोल रहे हो 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर, यही बोल रहे हो आप? यस
यस सर। यस सर। द आंसर इज नो। पहले हो सकता था, पहले आपको जो बिलेटेड का भी ऑप्शन था ना, वो 31 मार्च तक ही था। बट लास्ट टू लास्ट असेसमेंट ईयर से आपका जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर तक है। ओरिजिनल भरो, बिलेटेड भरो, रिवाइज भरो, तीनों रिटर्न्स के लिए आपको लास्ट डेट ही 31 दिसंबर तक। उससे पहले आपको जितना मर्जी जो करना हो वो कर लो, क्योंकि रिवाइज रिवाइज का ऑप्शन है ना। 3 महीने इन्होंने दोनों में से घटाए हैं। 3 महीने पहले यहाँ भी लिखा हुआ था 31 मार्च, यहाँ भी 31 मार्च था, इसको भी हटा दिया। तो सर 31 मार्च। सर वो असिस्मेंट ईयर के 31 दिसंबर तक भरी जा सकती है, मतलब रिवाइज वाली भी? सेम, हाँ हाँ, सेम बिलेटेड के लिए है ना टाइम। बिलेटेड के लिए टाइम 31 दिसंबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। सेम रिवाइज के लिए भी 31 दिसंबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। यही ना सर, एग्जाम्पल के 24 से लिए, 25। सर 24 से 25 मार्च होगी ना, 24 के लास्ट में 31 दिसंबर। हाँ 31 दिसंबर 2024 भाई। एग्जाम्पल के लिए हमारी ओरिजिनल हाँ रिटर्न ठीक की है। ड्यू डेट, हाँ हाँ भाई। सर हम्म, सर हाँ हाँ सुन रहा हूँ भाई। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे हमने आईटीआई पहले भर दी, हम्म, और फिर हमें लगा उसमें कुछ हमने इनकम दिखाई नहीं है, हम्म। या फिर कुछ तो फिर हमने दोबारा उसको मतलब रिवाइज वाला रिटर्न फाइल भरी दोबारा। और जब हम पहले जो हमने रिटर्न भरी थी उसके बाद हमने इंश्योरेंस ले लिया, तो फिर क्या उसको उसमें दिखा सकते हैं ऐसे डिडक्शन नहीं दोबारा देखो, उसमें? देखो डिडक्शन जो आपको अलाउ होता है ना, डिडक्शन अलाउ ये बोलता है कि वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में लिया होना चाहिए। जी जी। तो ये जो वाला भी चीज, डिडक्शन हम अगले साल दिखाएंगे? नहीं 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 भाई, हाँ मतलब देखो, जब मैं समझाता हूँ एक्चुअल में क्या है, जब आप इनकम किस साल की दिखा रहे हो? पिछले साल की, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ठीक, ईयर की। प्रीवियस ईयर की। तो जाहिर सी जी बात है सर, जो डिडक्शन होगा वो भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। जी जी। ठीक। तो ऐसे नहीं कि इनकम, डिडक्शन हम दूसरा ले हाँ लें। हाँ, ये नहीं कि आप, अगर मान लो आपने, जैसे अभी आपके एग्जांपल से मुझे ये समझ में आ रहा है, आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर मैंने जो आईटीआर में ना ओरिजिनल रिटर्न जब भरी थी, ठीक, जी ओरिजिनल रिटर्न के टाइम पे मैंने इनकम तो दिखा दी थी पूरी, बट डिडक्शन मेरे पास उस टाइम में था नहीं इंश्योरेंस का। और फिर मैं रिवाइज जब करने लगा तो मैंने एक डिडक्शन बाई किया, यही बोलना चाह रहे जी। हो? हाँ जी सर, हाँ यही बोल रहा हूँ। डिडक्शन बाई होगा करके फिर मैं रिवाइज रिटर्न भर दिया मैंने, नहीं उसमें नहीं नॉट होगा। पॉसिबल भाई, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का रेलवे इंश्योरेंस कैसे ले एक्सपीरियंस ईयर सकते हो? होगा कितना, हाँ 31 मार्च। ठीक है है ना? सर। हाँ ठीक मतलब है। हमें देखना है कि जो भी चीजें मेरी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थी सर, मैं एक्चुअल में उसी के बिहाफ पे कर सकता हूँ, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है सर। उसके सर बाद अगर में फिर वो, ये पूरा डेट क्रॉस कर गया मेरा 31 दिसंबर, तो अगर नहीं भर पाया आईटीआर, एनी मेडिकल कंडीशन कुछ भी ले सकते हैं, तो हम्म, उसके बाद का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? भाई उसके लिए कंसेप्ट आता है, अभी रिसेंट में एक कंसेप्ट निकाला, उसके लिए 3 ऑप्शन है आपके पास। अपडेटेड रिटर्न, एक होता है अपडेटेड रिटर्न, एक होता है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डिले, और एक होता है मॉडिफाइड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न होता है सेक्शन 139(8)(a) में, ये आएगा 119(2)(b) में। मॉडिफाइड रिटर्न आएगा आपका 92(c)(d). जनरली मॉडिफाइड रिटर्न जहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस होते हैं वहीं एप्लीकेबल होता है।
आपके सिलेबस में नहीं है ट्रांसफर प्राइसिंग, आपको पढ़ना भी नहीं है। और एक्चुअल में ट्रांसफर प्राइसिंग जनरल पब्लिक्स के लिए, जनरल नॉर्मल हम आप जैसे लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल भी नहीं होता है। ट्रांसफर प्राइसिंग का सीधा मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में जो डील करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेटेड ट्रांजेक्शन से, रिलेटेड पार्टी से हम इन्वॉल्वमेंट निकाल करके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में हम कहीं ना कहीं डील कर रहे होते हैं, तो हमें ट्रांसफर प्राइसिंग वहाँ एप्लीकेबल होता है। तो जनरली सर एक ऑप्शन। सर आपको तो इतने सारे सेक्शन याद हैं सर, हमें भी याद करने पड़ेंगे सर ऐसे? नहीं नहीं भाई, मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया है। आपको जो काम की चीजें वही, अगर आपको रिवाइज का मतलब पता है तो सेक्शन ना भी याद करो तो काम चल जाएगा। रिवाइज का मतलब पता होना चाहिए, कब कर सकते हैं ये पता होना चाहिए, ड्यू डेट पता होना चाहिए, एटलीस्ट ड्यू डेट तो याद कर सकते हो। सेक्शन नहीं हाँ, याद ड्यू कर डेट सकते, याद। ड्यू डेट याद कर लो। तो हाँ। ये चीजें फिर आप जब यूज टू होगे ना उसके, बार बार आप इन चीजों को देखोगे, क्योंकि इनकम टैक्स पे फॉर्म्स जो आते हैं ना वहाँ पे लिखा होता है क्लियर, वहाँ पे सेक्शन का जी रेफरेंस जरूर होगा। जी हाँ सर, राजीव, होता है। तो उन सेक्शंस का जब आप बार बार देखोगे तो खुद से आपको खुद भी आदत हो जाएगी इस वजह से। ठीक है। ठीक है। अभी हमारे पास सत्यम जो आपने पूछा उसके केस में हम दो ऑप्शन में जा सकते हैं आफ्टर 31 दिसंबर, जिसमें पहला वाला ऑप्शन जो बोलता है इसमें आप लास्ट 2 असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल कर सकते हो। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में केवल लास्ट असेसमेंट ईयर। सर पेनल्टी के साथ? पेनल्टी इस पे ज्यादा ही आएगी भाई। पेनल्टी जो हमें नॉर्मल जो पेनल्टी आपको याद रखनी है वो 234F की याद रखनी है बस, जिसमें 1,000, 5,000 और 10,000 नॉर्मल है। बिलेटेड भी है, बिलेटेड में जो डालेंगे उसका फाइन है ये। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। रिवाइज में कोई फाइन नहीं लगता भाई, क्योंकि रिवाइज में जस्ट आप एक इनकम, क्योंकि ऑलरेडी आपने या तो बिलेटेड में भर करके फाइन दे दिया होगा, और या अगर ओरिजिनल भरी होगी तो ओरिजिनल में कोई सर फाइन लगा ही नहीं होगा, लेट फीस जिसको बोलते हैं। और ये तीन जो अलग अलग प्राइस है सर, ये हमारा टैक्स के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर टोटल टाइमिंग के इनकम ऊपर डिपेंड करेगा? भाई, टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। यस। अभी जो आपने ऑप्शन पूछा, मैं इसमें डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये कंसेप्ट पूरा अलग है। बस मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ ऑप्शन कि 31 दिसंबर के बाद सर अगर मुझे ऑप्शन करना हो तो मैं अपडेटेड रिटर्न के थ्रू जा सकता हूँ। और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले 119(2)B में आता है, आप एक रिक्वेस्ट है। कॉन्डोनेशन, कॉन्डोन का मतलब करना, माफी मांगना, कॉन्डोन का मतलब होता है, ठीक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से कि सर मुझे ना इस चीज के लिए क्षमा कर दो। एओ से हम मांगते हैं या इनकम टैक्स ऑफिसर से सामने जहाँ पे जाती है हमारी रिक्वेस्ट कि हमने ये गलती कर दी, हमने टाइमली फाइल करनी चाहिए, बट आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप मुझे अलाउ कर दो। अगर सब ये दोनों ही रिटर्न सब्जेक्ट टू अप्रूवल होती है, सामने से अप्रूवल आता है तो ही आपकी रिटर्न वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज आपकी वो रिटर्न को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट आए हो। होता है ना, मान लो अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा लेट है, मैं उसको बोलूँ कि आज मैं आपको क्लास दूंगा ही नहीं, मैं चाहूँ तो आपको यहाँ से हटा सकता हूँ। यस और नो? जी यस सर। भाई सर। राइट, राइट है मेरे पास, नहीं है? जी यस सर। सर, यस सर। ठीक। तो टाइमली, इनकम टैक्स के लिए टाइमली मतलब आप ये समझो कि सर टाइमली आप आ रहे हो तो आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे इंसान हो। और जो लेट आ रहा है उसको हो सकता है कि एओ उसको अलाउ भी करे और ना भी अलाउ करे तो चल जाएगा। ठीक। गुरु तो बोल सर रहा है इतना सर मैं लेट तो होने लेट। पे तो एडवांस में कर सकते हो लेट में क्या भाई? अपना अपना इनकम अज्यूम करके, जैसे मेरा सिर्फ सिर्फ सैलरी से इनकम आता है, तो मैं ठीक है। अज्यूम कर सकते हैं कि अगले साल का मेरा इतना पूरा इनकम होगा, और उससे हम अपडेटेड करके भेज पहले ही एडवांस में टैक्स पे कर सकते हैं। देखो एडवांस टैक्स का अलग हो गया, आपकी जिस साल की रिटर्न ड्यू हुई है आप उसी की पेमेंट करोगे ना, या रिटर्न भी आप उसी साल की भरोगे। जैसे अभी हम असेसमेंट ईयर 24-25 की बात करना चाहे तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए मैं चाहूँ कि रिटर्न भर दूं तो अभी फॉर्म ही रिलीज नहीं हुआ, मैं रिटर्न कैसे भरूंगा? टैक्स जमा कराना इज डिफरेंट।
एडवांस टैक्स लाइबिलिटी अपने डिस्चार्ज करना इज डिफरेंट। बट अगर मैं चाहूँ कि अभी असेसमेंट ईयर 24-25 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहूँ कि 24-25 के लिए रिटर्न भर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी इनकम टैक्स का फॉर्म्स ही नहीं है। तो जो भी आप चीजें करोगे, लास्ट 2 साल की जो हमने बात की है ना, लास्ट 2 इयर्स की, ये लास्ट 2 इयर्स का वो है जिसका असेसमेंट ईयर ऑलरेडी 1 साल तो एटलीस्ट पास ऑन हो चुका है। जैसे हमारे केस में 31 दिसंबर 2024 जब पास ऑन हो जाएगा, तो 31 दिसंबर 2024 पास ऑन होने का मतलब है सर एक असेसमेंट ईयर तो पास हो चुका है। यस और नो? एक रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तो पास ऑन हो गया ना। अब मेरे पास इसके बाद अगर दूसरा वाला भी पास हो जाएगा, तो उसके 31 दिसंबर तक ही मेरे पास लास्ट टाइम रहेगा, उसके अलावा टाइम नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पैटर्न में समझा देता हूँ। जैसे मान लो 2023-24 चल रहा है ना, 2023-24 की लास्ट डेट मुझे क्या थी, 31/12/24 तक मुझे भर लेना चाहिए था। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है ना ये। यस सर। ठीक, मान लो 31 दिसंबर 2025 भी बीत गया, ठीक, 23-24 की भरनी थी ना, 23-24, 24-25 और 25-26। आप इन 2 सालों के लिए रिटर्न भर सकते हो। असेसमेंट ईयर कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब मेन मेरा मुझे असेसमेंट ईयर से मतलब है, जिस असेसमेंट ईयर की मुझे रिटर्न फाइल करनी थी, उस लास्ट 2 असेसमेंट ईयर की मैं रिटर्न भर सकता हूँ। यस और नो? यस सर। यस सर। इतना डिटेल में अभी आपको इसको जाना भी नहीं है। अभी आपको मेन जो मुझे आज पढ़ाना था, मेन कंसेप्ट, अगर वो आपको समझ में आ गया हो, जिसमें ओरिजिनल, बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न का अगर आपको कंसेप्ट याद हो, तो चल जाएगा। इसकी ये है इवन, ये आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। जैसे बोलते हैं ना, रिवाइज आप कितनी भी बार कर लो, जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा, बोलते हैं ना। रिवाइज करने से चीजें याद रहती है। तो रिवाइज करने के लिए ना, जैसे ओरिजिनल रिटर्न आपकी एक बार जाएगी, बिलेटेड रिटर्न एक ही बार जाएगी, लेकिन रिवाइज करने के लिए आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक, ड्यू डेट से पहले पहले कितनी भी बार कर सकते हैं। इफेक्ट आपको ये देखना होगा कि जितनी बार भी आप रिवाइज करोगे, पुरानी वाली रिटर्न आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी, मतलब पुरानी वाली रिटर्न की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्लियर है? यस सर। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, मैं इस क्लास का टाइटल आपका अपडेट करवा दूंगा, इसमें मेंशन करवा दूंगा रिवाइज ओरिजिनल और कोड। ठीक है, बाकी की अभी जितनी क्लास हो चुकी है, एक बार प्लीज उसे देख करके ही आना, जिससे नेक्स्ट क्लास में हमें हेल्प मिले। ओके। ओके सर।